नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी मंत्रा में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन देखेंगे, जिनका सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2011, 12 और 13 में पूछा जा चुका है। सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन वॉज कंटिन्यूड बाय प्रूशिया आफ्टर द डिफीट ऑफ लिबरल मिडिल क्लास जर्मन एट द हैंड ऑफ एरिस्टोक्रेट्स एंड द मिलिट्री इन 1848. Its chief minister, Otto von Bismarck, carried out this process with the help of the Prussian army and bureaucracy. Over 7 years, Prussia fought 3 wars with Austria, Denmark, and France. These wars culminated in Prussian victory and German unification. William I, the Prussian king, was proclaimed German emperor in January 1871 at Versailles. Question number 2. How was the history of nationalism Britain unlike the rest of Europe? ये क्वेश्चन सीबीएसई 2011 में एक बार पूछा जा चुका है। सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कैसे ब्रिटेन के नेशनलिज्म का हिस्ट्री रेस्ट ऑफ यूरोप से अलग है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि पहले ब्रिटेन में देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिटिश नेशन प्रियर, मतलब पहले ब्रिटिश नेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ब्रिटेन में 18th सेंचुरी तक। जो द रीजन वॉज इन फैक्ट इनहेबिटेड बाय द डिफरेंट एथिक्स ग्रुप, और जो वहाँ के रीजन्स थे वो डिफरेंट एथिक्स ग्रुप में डिवाइडेड थे, जैसे कि इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, और ईच ग्रुप हैज़ इट्स ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। मतलब और हर एक कल्चर का अपना एक पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। और सेकंड, द इंग्लिश पार्लियामेंट which has seized power from monarchy and played a crucial role in doing away with the ethnic distinction and united the different group into a British nation. और जो वहाँ की इंग्लिश पार्लियामेंट थी, उन्होंने मोनार्की का पावर तो सीज कर दिया था और एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था, सारे एथनिक डिस्टिंक्शन को अलग ख़त्म कर दिया था और सब लोगों को क्या कर दिया, यूनाइट कर दिया था सब लोग को, और एक ब्रिटिश नेशन बनाया था विथ इंग्लैंड एट इट्स सेंटर। और थर्ड पॉइंट है द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वेयर वाइडली पॉपुलराइज्ड। अब जो नया ब्रिटेन था उसके पास अपना नेशनल एक ब्रिटिश फ्लैग था, नेशनल एंथम था और एक इंग्लिश लैंग्वेज भी था जो कि वाइडली पॉपुलराइज्ड था। वाइल द डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटीज ऑफ अदर ज्वाइनिंग स्टेट वेयर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। और जो छोटे छोटे जो रीजन्स थे जो कि ज्वाइन हो रहे थे इंग्लैंड में, उनकी जो डिस्टिंक्टिव अलग अलग आइडेंटिटीज थी उसको सप्रेस्ड करके सबको एक ही आइडेंटिटी दिया गया, वो था कि आप लोग सब ब्रिटिश में है, ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन बाल्कन्स। मतलब बाल्कन्स में नेशनलिस्ट टेंशन क्यों इमर्ज हुआ। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2011 में पूछा जा चुका है। इसका आंसर देख लेते हैं। नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन बाल्कन्स बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म एज ऑल्सो द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर दैट हैड प्रीवियसली रूल्ड ओवर दिस एरिया। मतलब ये जो नेशनलिस्ट टेंशन बाल्कन में इमर्ज हुआ, इसका मेन जो कारण था वो था कि यहाँ पे अब रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया जो है धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा था, और वहाँ पे जो ओटोमन एम्पायर जो पहले रूल करता था वो भी अब डिसइंटीग्रेट हो गया था, मतलब बिखर चुका था। द डिफरेंट सैल्वेनिक कम्युनिटीज़ इन द बाल्कन्स बिगेन टू स्ट्राइव फॉर इंडिपेंडेंट रूल। और जो डिफरेंट डिफरेंट साल्विक कम्युनिटीज़ थे बाल्कन्स में, वो अब मांग करने लगे कि हम लोग अब इंडिपेंडेंट रूल करेंगे, मतलब अब सब अलग अलग रूल करेंगे। देयर वेयर जेल्स ऑफ ईच अदर एंड एवरी स्टेट वांटेड मोर टेरिटरी। अब जब सब लोग अपना अलग अलग रूल करना चाह रहे थे तो सब लोग एक दूसरे से जेलस भी फील कर रहे थे, और सब लोग ये चाहते थे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी पर रूल करें।
even at the expense of others, as the hold of imperial power over the Balkans made this situation worse. अब ये भी एक वर्स सिचुएशन आ गया कि इम्पेरियल पावर बाल्कन्स का किसके पास रहेगा, जो शाही पावर है बाल्कन्स का वो किसके पास रहेगा. रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी all wanted more control over this area. These conflicts ultimately led to the First World War in 1914. Now move to the next question. Question number 4. How had the female figure become an allegory of the nation during 19th century in Europe? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. इसका आंसर देख लेते हैं. आर्टिस्ट इन 18th एंड 19th century started representing nation in human forms. Nation were then portrayed as female figure. इसका मतलब 18th और 19th century के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने स्टार्ट किया नेशन को फिगर करने के लिए एज ए फीमेल फिगर, जैसे कि हम लोग अपनी भारत को भारत माता की तरह जानते हैं. सेकंड जो पॉइंट है, द फीमेल फॉर्म्स दैट वाज चूजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ, रेदर इट साउट टू गिव एन abstract आइडिया ऑफ द नेशन इन कंक्रीट फॉर्म. मतलब जो फीमेल फिगर्स को हम लोग वहाँ पे बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, वो कोई एक पर्टिकुलर वुमेन नहीं होना चाहिए, रियल लाइफ की कोई वुमेन नहीं थी, बल्कि वो एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया थी. जो हमारी भारत माता है, क्या वो कोई रियल वुमेन से ताल्लुक़ रखती है? नहीं, वो एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिनको हम लोग जानते हैं. थर्ड पॉइंट था, इवन आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक. इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कई ढेर सारी चीज़ जैसे कि लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक, इन सबको भी एक फीमेल फिगर की तरह क्या किया गया, दिखाया गया लोगों के सामने. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. द 1830s वेयर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. गिव रीजन. ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कईयों बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है. इसका आंसर देख लेते हैं और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा. आंसर है इसका, पहला जो जो हम लोग का रीजन था वो था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप. मतलब पहले हाफ 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में पूरे यूरोप में. और जो सेकंड रीजन था वो था मास माइग्रेशन. इन द मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज द सप्लाई ऑफ वर्कर्स एक्सीडेड द डिमांड. Population from rural area migrated to the cities to live in overcrowded slum. अब लोगों का जो मास माइग्रेशन भी यूरोप में शुरू हो गया. अब लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट होना शुरू कर दिए. नेक्स्ट जो हमारा थर्ड रीज़न है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द इम्पैक्ट ऑन द लोकल प्रोड्यूसर. द स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन्स वेयर ऑफन फेस्ड विथ स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड. अब जो बाहर से जो इंग्लैंड से जो सामानें आती थी वो बहुत सस्ती होती थी, जिसकी वजह से जो लोकल के स्मॉल छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत ज़्यादा एक कंपटीशन का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक हार्डशिप आया यूरोप में. और जो फोर्थ रीज़न है वो है हाई फूड प्राइसेस. अब जो फूड की प्राइसेस भी हो गई वो बढ़ गई थी. इन दिस रीजन ऑफ यूरोप where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of food. मतलब यूरोप में जहाँ हमारे जो अरिस्टोक्रेसी थे वो पावर इंजॉय करते थे, वहीं जो हमारे पीजेंट्स थे, गरीब किसान थे, वो फूड के लिए स्ट्रगल करते थे. द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू द वाइड स्प्रेड रिवॉल्व इन द टाउन एंड कंट्रीज. Thanks for watching. Hope you like this video. Please like, share to your friends and subscribe my YouTube channel, and don't forget to hit the bell icon.